फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा है आपका 8th की साइंस का 7th चैप्टर। आई होप आपने इससे पहले के सभी चैप्टर्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं इससे पहले के वीडियोस। सो आज का जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। क्यों प्रोटेक्ट करना? क्योंकि उस चीज़ के सर्वाइवल को क्या है? खतरा है। उस चीज़ के अब जो उस चीज़ की जो सर्वाइवल है, उसकी जो एक्सिस्टेंस है, उसको क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है। इसलिए हमको उस चीज़ को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। तो वाई वी नीड टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रीज़न हो चुके हैं अभी के टाइम में कि हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जैसे जो है ह्यूमन बीइंग पूरा डिज़र्व करता है आपका इस धरती पर रहना, जीना, सर्वाइव करना। उसी तरीके से जो है नेचर के और भी पार्ट्स हैं, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट अदर पार्ट्स भी हैं नेचर के, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ये सब फुली डिज़र्व करते हैं सर्वाइव करना अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। तो नेचर को पता है अपना बैलेंस किस हिसाब से बनाना है। तो अगर जहाँ आपने देखा होगा जिस जगह पे जो है बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, अच्छी तरीके से बहुत घना जंगल है, तो हम बोलते हैं वहाँ वो काफ़ी क्या है? रिच एरिया है। वहाँ नेचर अपने आप को बहुत फुली अच्छी तरीके से क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है वो, और वो एरिया दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है एंड नेचर्स नो हाउ टू बैलेंस। बट समहाउ किसी रीज़न से, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल रीजंस हो, किसी तरीके से क्या होता है? नेचर का ये बैलेंस क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। और अगर किसी चीज़ में डिसबैलेंस, अगर आप सपोज़ आप साइकिल चला रहे हो, आपका एक पहिया ख़राब हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी साइकिल पर पड़ेगा? यहाँ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। उसका दूसरा पहिया नहीं चल पाएगा खुद से, क्योंकि उसको चलने के लिए दोनों पहियों की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर आपके नेचर में, क्योंकि वी ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर, हम सारे नेचर में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे बीच एनर्जीज़ का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, राइट? नेचर में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई चाहे वो टाइनी सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव हैं या ह्यूमंस हैं, हम सब क्या है? एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से क्या है? कनेक्टेड है। और अगर नेचर का कोई एक पार्ट जो है क्या हो जाता है? नेचर का कोई एक पार्ट डिसबैलेंस हो जाए, सपोज किसी भी एक रीज़न से अगर फॉरेस्ट कम हो जाए, पेड़ पौधे कम हो जाए, या फिर एनिमल्स का हैबिटेट हम उनसे छीन लें, तो क्या हो जाएगा? नेचर में डिसबैलेंस हो जाएगा, और उसका सीधा इम्पैक्ट हम ह्यूमंस पे भी पड़ेगा। और इसी डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, राइट, इसी डिसबैलेंस को बैलेंस करने के हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंजर्वेशन की। दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस द नेचर। हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंजर्वेशन की। और मेनली हमको प्लांट और एनिमल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कंजर्व करने की? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और इन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। सो ये तो था आपका थोड़ा सा इंट्रो। अब हम इसको आपके चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमको प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों ये जो है कम हो रहे हैं? प्लांट्स भी कम क्यों हो रहे हैं और एनिमल्स भी कम क्यों हो रहे हैं? तो उसका जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ दी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हो फ्रेंड्स? फॉरेस्टेशन वाला फॉरेस्ट वाला पूरा एरिया, अगर हम इसको कट कर दें तो वो हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। यानी एक अच्छा सा फला फूला सा जंगल है, बट हम उन जंगलों को क्या कर रहे हैं? उन जंगलों के पेड़ों को हम काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि हमको फ़ायदा मिल रहा है। किस तरीके का फ़ायदा मिल रहा है अभी हम उसको देखते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन सिंपली मीन्स कटिंग द ट्रीज़, राइट? ट्रीज़ को कट करना ही कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। एंड कॉजेज़ क्या हैं इसके? क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो दो तरीके के क्या हो जाते हैं आपके? कॉजेज़ हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका नेचुरल कॉजेज़, और एक हो जाता है जो खुद ह्यूमन मैन मेड कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ ऐसे कौन से हैं जिनकी वजह से आपके ट्री जो है वो कम हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, उनकी ट्रीज़ की मात्रा कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो पहला रीज़न तो हो गया फ्लड आ गया आपका किसी एरिया में, तो उससे फ्लड से क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ट्री ही आपका बह जाता है, उखड़ जाता है।
ये तो नेचुरल रीज़न हो गया। ऑफ कोर्स ये हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल कितने भी कैलेमिटीज़ होती हैं वो कभी भी आ सकती हैं, राइट। विदाउट गिविंग एनी अलार्म वो कभी भी आ सकती हैं। तो नेचुरल चीज़ों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेचुरल के कारण जो डिफॉरेस्टेशन होता है दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तो दूसरा रीज़न क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगलों में आग लग जाती है। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी खुद ही से ही जो है कभी गर्मी बढ़ जाती है, तो उस गर्मी की बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी जंगलों में क्या लग जाती है, आपकी आग लग जाती है। तो ये फॉरेस्ट फायर हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, नेचुरल रीज़न ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तीसरा चिन्ह है आपका क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं आपके, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होता है, आपके क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं। तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो ये तीन जो है आपके क्या हो गए, नेचुरल कॉजेज हो गया फ्लड, फॉरेस्ट फायर एंड द क्लाइमेटिक चेंज। और नेक्स्ट आ जाता है आपका मैन मेड, क्योंकि हम अपने वेरियस पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। ऐसे ही नहीं काटते हैं, मज़े के लिए नहीं काटते, बट हमको क्या आता है, इसके बहुत सारे यूज़फुल फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम पेड़ों को काटते हैं। जैसे कि हाउस बनाने के लिए, ऑब्वियसली घर में बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ तो होता ही है, राइट। इमारत बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ होता है, फर्नीचर बनता है, इससे हमारा क्या बनता है। और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने पेड़ों को काटते हैं। तो ये सारे मैन मेड रीज़न है, यानी घर बनाने के लिए, इमारत वगैरह बनाने के लिए फर्नीचर मिलता है हमको लकड़ियों से, इस वजह से हम क्या करते हैं, उन पेड़ों को काटते जाते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी हम क्या करता है, इंसान फॉरेस्ट को कट करता है। तो ये सारे क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन होगी, और इसके क्या क्या कॉजेज हो गए, नेचुरल एंड द मैन मेड। अब हमने डिफॉरेस्टेशन तो कर दिया, अब इसका हमको फल भी भुगतना पड़ेगा। क्या फल भुगतेंगे हम, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं आपके डिफॉरेस्टेशन में। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इन अ टेम्परेचर, यानी अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसकी वजह से, और टेम्परेचर जो है और ओवरऑल अर्थ का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है, पेड़ पौधे काटेंगे, ऑब्वियसली पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम पेड़ों को लगातार ऐसे ही काटते रहें तो एयर पोल्यूशन और ये हद से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न होता है सॉइल इरोजन। आप देखते होंगे जहाँ जिस एरिया में बहुत ज़्यादा घने घने पेड़ होते हैं, जंगल होता है, उस एरिया में जो है फ्लड आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। और अगर आ भी जाता है, स्टिल जो वहाँ की मिट्टी रहती है वो बहती नहीं है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उस मिट्टी को क्या करती हैं, जकड़े हुए रहती हैं। तो अगर जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पे सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो कम होती जाएगी। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सॉइल इरोजन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से फ्लड आना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, राइट। तो ये है आपका थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न क्या है, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियसली जैसे इंसान अपने घरों में रहता है, राइट, अपने अपने घर बना के, उनका एक इलाका होता है, सोसाइटी होती है, उसी हिसाब से जानवरों का भी होता है। उनका जंगल क्या होता है, उनका घर बोलते हैं, राइट, जंगल। तो सारे जंगली जानवर वहीं रहते हैं, उनका वो घर होता है, सारे जंगल, घने घने जंगल, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं। बट अगर हम उनसे उनका घर छीन लेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, गांव की तरफ ही आएंगे। उनका हमने घर छीन लिया, उनका हैबिटेट उनसे छीन लिया, तो उससे क्या होगा, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसका घर अगर हम उनसे छीन लेते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो भी सर्वाइवल है उस पर असर पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन इसका क्या हो गया, रीज़न हो गया, ड्यू टू विच एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपने हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्टरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल। नेक्स्ट रीजन क्या आ जाता है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को करते हैं तो इससे वाटर साइकिल में भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, वाटर जो है उससे बरसात वाली चीज़ है, जैसे बारिश होती है उसकी अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे डिफॉरेस्टेशन से वाटर साइकिल आपकी अफेक्ट होती है, जैसे आपका जो है मिट्टी में क्या रहता है, पानी अवेलेबल रहता है, राइट। और उस पानी को कौन अब्जॉर्व करता है, आपके प्लांट्स या जो भी ट्रीज़ हैं वो अब्जॉर्व करते हैं। उसके थ्रू वो क्या होता है, आपने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस सुनी होगी, उसके थ्रू क्या जाता है, वाटर आपके एयर में, एटमॉस्फेयर में दोबारा चला जाता है। तो इस वजह से वाटर साइकिल क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और इसकी वजह से जो आपका सेकंड रीज़न ये है कि आपका फॉरेस्ट अगर जहाँ रहेंगे वहाँ का रिवर फ्लो भी अच्छे से रहेगा, वहाँ का वाटर साइकिल का जो बैलेंस रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन जो ये वाटर की साइकिल है एटमॉस्फेयर में ये अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, तो वाटर साइकिल क्या हो जाती है,
डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये रीज़न भी है डिफॉरेस्टेशन का कि ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है आपके वाटर साइकिल को। और नेक्स्ट रीज़न है आपका, नेक्स्ट जो है आपका शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। और ऑब्वियसली अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो हमको किसी तरीके से अगर वाटर साइकिल भी अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है और भी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ रही है तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके क्लाइमेट में असर पड़ता है, उस जगह के क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, असर पड़ जाता है। और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड इन एनी हाउ रीज़न, राइट। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसकी वजह से जो है फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी वजह से आपकी शॉर्टनिंग हो जाती है आपकी फूड की। और जितना भी फूड से हमको फर्स्ट हमको बहुत सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, राइट। और अगर हम को ही काट देंगे उसका असर और चीज़ों पर भी पड़ेगा। अल्टीमेटली इट विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड द फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट रीज़न है आपका नेचुरल कैलामिटीज़ है, फ्लड, ड्राउट एंड एक्सेट्रा। ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो उससे जो हमको सुरक्षा या प्रोटेक्शन मिलता है वो नहीं मिल पाएगी। और अगर नेचर को अगर हम डिसबैलेंस करें, किसी वजह से डिसबैलेंस आ जाए तो नेचर तो अपना बदला लेगी ही कि समहाउ रीज़न, राइट। तो उससे जो है नेचुरल जो जितने भी खतरे होते हैं जैसे कैलामिटीज़, फ्लड और ड्राउट, ये वाली कंडीशंस ज़्यादा आ जाती हैं जहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये सारे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके डिफॉरेस्टेशन के। अब हम देखते हैं, हमने आपके कॉन्सिक्वेंसेस तो देख लिया, बट हमको इस चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करना है, तो हम इन चीज़ों को कैसे कंजर्व करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। किस तरीके से हम कंजर्व करें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो उससे पहले आपका एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोस्फेयर क्या होता है, राइट। बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। लाइक बायोडाइवर्सिटी क्या है, अर्थ का वो पार्ट है, अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट। और जो कि सपोर्ट करता है आपके जीवन को लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है, बायोस्फेयर, राइट। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट आ जाता है, अब ये तो बायोस्फेयर हो गया। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो एज नेम, बायो और डाइवर्स मतलब डिफरेंट यानी वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी जैसे कि नाम, बायो फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो कितने वैरायटी हैं आपके ऑर्गेनिज्म की जो कि अर्थ पे रह रही हैं, डिफरेंट। जैसे कि ह्यूमन की एक वैरायटी होगी, इसी प्रकार से कितने और डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपके धरती पर रह रहे हैं। और उनका आपस में किस हिसाब से वो आपस में जुड़े हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। और आपस में रिलेशनशिप होने के साथ साथ उनका एनवायरनमेंट के साथ, वो जिस जगह पे रह रही हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप वो रखते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी किसको रिफर करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, और उनके आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है, उनके आपस में उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के अंडर, ठीक है फ्रेंड्स। So, the number of species of plants, animals and microorganisms, the different ecosystem of planet जैसे कि desert हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, and all are the part of biologically diverse earth। यानी कि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे केवल इस धरती पे हम केवल ह्यूमन ही नहीं रहते, इसके अलावा भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे कि आपने प्लांट्स की एक अलग स्पीशीज़ देख दी, एनिमल्स की देख दी, उसके बाद जो जितने भी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एक अलग ही दुनिया चल रही है, प्लांट्स की अलग दुनिया चल रही है, एनिमल्स की अलग दुनिया चल रही है, हम ह्यूमंस की अलग दुनिया चल रही है। तो जितने भी, और ये अलग अलग एनवायरनमेंट पे रहते हैं, राइट। जैसे कि आपके डिज़र्ट में कुछ और तरीके के प्लांट्स रहते होंगे, रेन फॉरेस्ट में कुछ और तरीके के, पॉन्ड में कुछ और तरीके से, ओशन में कुछ और तरीके से। तो ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम बोलते हैं इनको, जहाँ जहाँ पे ये रह रहे हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ये सभी क्या है, पार्ट हैं आपके बायोडाइवर्सिटी के, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोलॉजिकली डाइवर्स अर्थ। तो ये बायोडाइवर्सिटी में इतने सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले द टर्म्स दैट यू मस्ट नो। तो सबसे पहले हमने बायोस्फीयर तो मैंने अभी बता दिया कि जो अर्थ, कहाँ पे, अर्थ का ऊपर वाले एरिया पे ही तो ज़्यादा ह्यूमन
जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमोसफेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल्स लिव, यानी अर्थ का वो वाला सरफेस जहाँ पे कि आपका लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे कि प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ क्या, जैसे आपने सुना है ह्यूमन की स्पीशीज़, कैट की स्पीशीज़, मंकी की स्पीशीज़, यानी इसमें कुछ तो चीज़ें होंगी जिनको हम एक अलग स्पीशीज़ बोलते हैं। तो स्पीशीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स दैट आर ऑल आर सेम एंड दैट कैन ब्रीड टुगेदर, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सम कॉमन कैरेक्टर्स। तो सपोज जैसे आपने ह्यूमंस को देख दिया, राइट, तो ह्यूमंस में कुछ तो ऐसी स्पेशल सिमिलैरिटी होगी जिनको कि हम एक ह्यूमन की एक अलग ही हम उसको स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे बंदरों का ग्रुप हो गया, राइट, उनमें बंदर हमें हमको कुछ तरीके की सिमिलैरिटी मिलती है, एक तरीके की अपीयरेंस हमको दिखती है, राइट, तो वो बंदरों का ग्रुप हो गया। जैसे बिल्लियों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, डॉग्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, तो ये अलग अलग कुछ स्पीशीज़ होती हैं। तो स्पीशीज़ क्या होती है, जिनमें कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है और वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड, यानी आप जैसे मंकी की स्पीशीज़ जो है वो आपकी कैट या डॉग की स्पीशीज़ के साथ वो ब्रीड नहीं कर सकती, वो अपनी ही स्पीशीज़ के साथ क्या करेगा, इंटरब्रीड करेगा। तो स्पीशीज़ क्या होता है, एक ग्रुप होता है प्लांट या एनिमल्स का जो कि जो है सेम होते हैं और वो थोड़े से सिमिलर अपीयरेंस रखते हैं, कैरेक्टर्स रखते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स रखते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो स्पीशीज़ इसी को बोलते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। इकोसिस्टम, सो अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। An ecosystem consists of all living and non-living things in a specific natural settings. Plant, animals, insect, microorganism, rock, soil, water, sunlight are the major component of many ecosystem. So friends, जो ecosystem होता है वो living और non-living दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, राइट। तो वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके किसी एरिया में रहते हैं और उसके जो पर्टिकुलर जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, उसके साथ क्या करते हैं, वो रिलेशन में रहते हैं, राइट, इंटरेक्ट करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ। तो इकोसिस्टम किन चीज़ों का बनता है, लिविंग चीज़ों का, नॉन लिविंग चीज़ों का। लिविंग चीज़ में क्या आ गए, प्लांट आ गए, एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग चीज़ में क्या आ जाता है, आपकी रॉक आ गई, सॉइल आ गया, वाटर, सनलाइट, इन सब के साथ तो हमारा रिलेशनशिप होता है ना, हम इंटरेक्ट करते हैं। आप सनलाइट के साथ भी रिएक्ट करते हो, वाटर के साथ, सॉइल, रॉक, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपके कंपोनेंट बनाते हैं आपके इकोसिस्टम की। और बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं, इको सिस्टम होते हैं। इसकी डिटेलिंग आप क्या पढ़ोगे, आप आगे ये क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, राइट। यहाँ पे आपका बस थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है आपके इकोसिस्टम के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था आपका इकोसिस्टम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने सुना होगा फ्लोरा और फोना। तो फ्लोरा किसे बोलते हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, जितने भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राइट, प्लांट की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं उनको हम डिनोट करते हैं फ्लोरा से, यानी फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट लाइफ। जितने भी प्लांट से रिलेटेड लाइफ होती हैं उनको हम, जो कि एक पर्टिकुलर कहाँ पाई जाती है, रीजन में पाई जाती हैं। और ये क्या होती है, जनरली नेचुरली अकरिंग नेटिव प्लांट्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ या प्लांट लाइफ जो पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और फोना किसे बोलते हैं, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं किसी भी एरिया या फिर किसी भी एरिया में और किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, जितने भी एनिमल्स लाइफ जो पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं फोना। तो फ्लोरा मतलब प्लांट एंड फोना मीन्स एनिमल्स। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आखिर बायोडाइवर्सिटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी बूस्ट करता है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को, वेयर ईच स्पीशीज़ नो मैटर स्मॉल और लार्ज ऑल हैव देयर इम्पॉर्टेंट रोल। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले क्या करता है, बूस्ट करता है इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, यानी वो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, यानी कितनी एनर्जी आपकी सिंथेसाइज हो रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब कितनी एनर्जी उस वहाँ पे क्या हो रही है, सिंथेसाइज हो रहा है उस चीज़ को। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी की सिंथेसिस होगी, यानी उतना ज़्यादा आपके इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा बैलेंस आपका क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। एंड नो मैटर
चाहे इस धरती पे चाहे एक छोटा सा चींटी भी है या फिर एक बड़ा सा बड़ा हाथी या फिर ह्यूमन है, हर किसी का रोल है, राइट। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कोई चीज़ छोटी है या बड़ी है, उसका रोल, हर किसी का रोल जो है इस इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके वो उसमें मौजूद है। अगर उसका कोई रोल ही नहीं होता तो वो होता ही नहीं धरती पे, अर्थ पे उसका सर्वाइवल ही नहीं होता। बट क्योंकि उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस इकोसिस्टम में, उस चेन में, तो इस दैट्स वाई जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो जो है जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा जो है आपका, उतने ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। और बायोडाइवर्सिटी इसके अलावा क्या करते हैं, दैट प्रोवाइड द वाइटल इकोसिस्टम के फंक्शन को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी सॉइल की फर्टिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। न्यूट्रिएंट्स की साइकिल भी बहुत अच्छे से चलेगी, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, जितना भी आपके न्यूट्रिएंट्स आप साइकिल देखते हो वो भी बहुत अच्छे से चलेगी। और जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा आपका जितना भी डिज़ीज़ है और पेस्ट है कंट्रोल, जितने भी डिज़ीज़ होती है ना, अगर आपकी डाइवर्स है, आपकी बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ है, तो उतना ज़्यादा हम जो है वो डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जितना भी इरोजन होता है आपका, सॉइल इरोजन, वो भी कंट्रोल रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी आपके बहुत जगहों पे आपकी यूज़फुल होती है, राइट। तो इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है फूड सेफ्टी। तो ये सारी जगहों में क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यूज़फुल होती है। और बायोडाइवर्सिटी सो ऑल ओवर जो है, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया की होती है तो उतना ज़्यादा वो जो है इकोनॉमिकली, कल्चरली और जो है उस वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, ना कि डिक्रीज़ करना चाहिए। बट क्या हो रहा है आज के केसेस में, क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका लॉस हो रहा है। तो अगर हम देखें स्टडी के अनुसार, जो 100 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स में जो है आपके 83% जो है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो लॉस हो चुके हैं, राइट। यानी आपका क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, आपकी कमी आ रही है ड्यू टू द वेरियस रीज़न। तो इन्हीं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जितने भी हमारे फ्लोरा और फोना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ उनके हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इनके कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे चीज़ें और टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं, राइट। टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एनमार्क। तो अगर हमको आपको बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना है, उसको बैलेंस करना है, और जितना भी आपका प्लांट्स लॉस हो रहा है और जितना भी हैबिटेट आपके एनिमल्स की लॉस हो रहे हैं, अगर हम चीज़ों को कम करना चाहते हैं और उन चीज़ों को अगर हम वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी चीज़ें उसके लिए की हैं। जैसे कि आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है हम जितने भी हम कंजर्व करना चाहते हैं आपके वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को, वो हम इन तरीक़ों से कर सकते हैं। इनके बारे में हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है। एंडेमिक मतलब किसी एरिया में जो है एक्सक्लूसिवली, जब वो किसी एरिया में पाए जाते हैं कोई भी स्पीशीज़। जैसे एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसके अलावा कहीं और नहीं नेचुरली पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीशीज़ पाई जा सकती है, उसके अलावा कहीं और नेचुरली नहीं पाई जा सकती है। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country। जैसे कि किसी स्टेट में, किसी जगह पे, या फिर किसी कंट्री में ही वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ या प्लांट एरिया या फिर कंट्री में ही पाई जाती है, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़, राइट। एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं, जैसे साल, आपके प्लांट में आ गया साल ट्री, राइट। वाइल्ड मैंगो आ गया, ये क्या है, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे कि ये पाए जाते हैं, साल एंड द वाइल्ड मैंगो। इसको हम बोलते हैं एंडेमिक, क्या है, ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ ये पाए जाते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा फ्लोरा की फोना की अगर हम बात करें तो बिजन, इंडियन जायंट, स्क्वायरल,
फ्लाइंग स्क्वायरल, ये एंडेमिक है आपके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। यानी कि जो फ्लोरा और फोना है ये केवल कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडेमिक है कहाँ के लिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फ्लोरा में आ गया साल एंड वाइल्ड मैंगो, एंड आपके एनिमल्स में आ जाता है बिजन, इंडियन जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये क्या है, एनिमल्स की स्पीसीज है, और कुछ प्लांट की स्पीसीज जो कि एंडेमिक है यानी उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो जो कि हमने इससे पहले देखा था कि हम कैसे किस तरीके से हम फ्लोरा और फोना को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके लिए वेरियस चीज़ें, वेरियस जो है कंसर्न और टेक्निक्स अपनाएंगे, जिनमें से कि हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यूज़ करना, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जो है अपने फ्लोरा और फोना को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। यानी हम उन वो वाले एरियाज़ जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनके हैबिटेट में। किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनको कोई भी एक्सटर्नल क्या ना हो, आपका डिस्टर्बेंस ना हो। यानी कि उस एरिया में हम उन एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, राइट। एंड देयर आर फ्यूअर रेस्ट्रिक्शन इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, यानी कि वहाँ पे ह्यूमन जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। एंड मेनली एनिमल्स, रेयर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स लिव देयर। यहाँ पे क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, कुछ बर्ड्स रहते हैं, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं। सम ऑफ द थ्रेटन वाइल्ड एनिमल, जैसे कि ब्लैक बक हो गया, गोल्डन कैट हो गया, और मार्च क्रोकोडाइल हो गया, पाइथन हो गया, राइनोसिरस हो गया, ये सारे थ्रेटन जिनको कि थोड़ा सा खतरा है, यानी जिनको क्या है, खतरा है, वो वहाँ पे जो है उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। आर प्रोटेक्टेड एंड द प्रिजर्व इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स को और बर्ड्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, जो कि क्या है, आपके थ्रेटन की कैटेगरी में आते हैं। बट इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेनली क्या, बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट यहाँ पे रहते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे दिए हैं, ब्लैक बक, गोल्डन कैट, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। तो ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क क्या होता है। एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि वो रह सकते हैं अपने हैबिटेट में, जहाँ पे उनको रहना होता है, और जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम किनको रखते हैं, आपके वाइल्ड एनिमल्स को, जो कि आपके थ्रेटन वाले हैं, उनको हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड इस केस में क्या होता है, हैवी रेस्ट्रिक्शंस इन द नेशनल पार्क, एवरीथिंग इज क्लोजली रेगुलेटेड। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे आपके ह्यूमन एक्टिविटी चल सकती है। वहाँ पे वो जो है आपके, अगर आप उनको मेडिसिनल प्लांट कट लेने हों या फिर थोड़ा बहुत एक्टिविटी करनी हो, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चलेगी ह्यूमन एक्टिविटी। बट नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड रहती हैं। वहाँ पे फुली क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई भी चीज़ें वहाँ पे, कोई भी इंसान वहाँ पे जा नहीं सकता, राइट। सब कुछ वहाँ पे क्या रहता है, क्लोज रहता है नेशनल पार्क्स में। तो ये नेशनल पार्क के बारे में आ जाता है। जो सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में आपका था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपके उत्तराखंड में है। इसका जो पहले नाम था दैट वाज दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने ही इसको क्या किया था, पहले स्टार्ट किया था। तो ये जो है सबसे पहले खुला गया था आपका 1936 में, राइट। तो ये इंडिया में आ गया फर्स्ट नेशनल पार्क। अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क था इन वर्ल्ड वो था येलोस्टोन, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट में है। तो ये आपका नेशनल पार्क के बारे में आ जाता है। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड and conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribal living in that area. Biodiversity maintenance के लिए होता है, right? So a biodiversity reserve may also contain other protected areas. 18 biosphere reserves in India are well protected. तो जो यहाँ पे भी क्या करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं आपके वाइल्ड लाइफ को, प्लांट को, एनिमल्स को, राइट। इसके अलावा वहाँ पे जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है, जो भी वहाँ के ट्राइबल लोग रहते हैं, वो भी वहाँ पे रह सकते हैं, राइट। उस एरिया में रह सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा एरिया को वो कवर करता है, राइट। तो ये क्या करता है, आपके कल्चरल मेंटेनेंस में भी आप
आपका हेल्प करता है, यानी बायोडाइवर्सिटी को भी वो मेंटेन करके रखता है। और इसके बायोडाइवर्सिटी के एरिया में बहुत सारे अदर एरियाज़ भी आ जाते हैं, अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी आ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में वहाँ के ट्राइबल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी आ जाते हैं, उसके अंडर आ जाते हैं, और वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। आपका लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ के एनिमल्स को, प्लांट्स को, इन सब को क्या किया जाता है, और वहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ है वहाँ के लोगों की, उन सबको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अनकवर करता है बायोस्फीयर रिजर्व। और जो कितने आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके इंडिया में अभी तक जो है वेल प्रोटेक्टेड हैं। और जो सब फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अभी भी है, जो कि आपका 1986 में बनाया गया था। तो ये था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक होमवर्क है। आपको क्या करना है, इंडिया में आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपको जो है सर्च करना है आपके इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, और जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। इसी प्रकार से आपको देखना है आपके इलाके में, जिस एरिया में या फिर जिस स्टेट में आप रहते हो, वहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज़ हैं, और कौन से एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व आता है, राइट। तो आप इसको ज़रूर आप चेक कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स। क्या होता है एंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे में है, यानी जिनका नंबर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी इतना कम होता जा रहा है कि अब वो एक्सटेंशन के रेट में आ गए, यानी इसके बाद अगर उनका नंबर कम हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। यानी खतरे में है उनकी घंटी, यानी उनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि इंडियन एलिफेंट आ गया, बंगाल टाइगर आ गया, इंडियन राइनोसिरस आ गया। तो ये सारी कुछ स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि आपके एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई, यानी वो एक्सटिंक्शन हो सकते हैं अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो इसी में एक आ जाता है टाइगर, राइट। तो टाइगर भी क्या आज आ गया था आपका एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। तो इसको बचाने के लिए टाइगर को जो है एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए आपका प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। सो प्रोजेक्ट टाइगर वर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन कंट्री, यानी क्योंकि एक बीच जो है उनकी हंटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उनके खाल के लिए, क्योंकि उनके खाल को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस दौरान जो है टाइगर की काफ़ी ज़्यादा आपकी हंटिंग हो रही थी। तो इस वजह से टाइगर की मात्रा जो जितना भी नंबर्स था वो काफ़ी ज़्यादा, इतना कम कि एक्सटेंशन की रेट में आ गया था। तो इसलिए जो है आपकी सरकार ने क्या चलाई, प्रोजेक्ट टाइगर मुहिम चलाई, जो को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द टाइगर, यानी टाइगर को बचाओ। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन कंट्री। तो हम टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सकें और आपके उनको एक्सटेंशन से बचा सकें उन टाइगर को, इसलिए चलाया गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है, ये क्या है, इट इज़ अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम जितने भी कितने एंडेंजर्ड प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनका भी रिकॉर्ड कुछ होना चाहिए। तो इनका रिकॉर्ड जहाँ पे है, जिस बुक में है, जिस सोर्स बुक में है, उसको हम बोलते हैं रेड डाटा। रेड ऑलरेडी डिनोट्स फॉर द अलार्म, यानी अलार्म सिग्नल होता है, खतरे की घंटी जिसको बोलते हैं। तो इस बुक में क्या है, आपके जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या फिर जितने भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जो कि खतरे की घंटी है, इनका सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है, तो उनके बारे में सारे रिकॉर्ड्स हैं, उनकी सारी डिटेलिंग उस बुक में है, राइट। और हर जगह की अपनी अलग अलग रेड डाटा बुक होती है, जैसे इंडिया की अपनी अलग क्या है, आपकी रेड डाटा बुक है। तो रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल लेवल में एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपका रेड डाटा बुक, जिसमें कि आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पूरी डिटेलिंग है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन, जैसे कि आप अपने आसपास के इलाके में देखते होंगे कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही दिखाई देती हैं। बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं, तो इनको ही हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ये क्या होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। तो जैसे ही कोई मौसम में बदलाव आता है तो ये कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, एक एरिया से दूर किसी दूसरे एरिया में क्या जाती है,
उड़ती जाती हैं, उनको माइग्रेट करती जाती हैं, राइट। सो दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स। तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि जिस एरिया में वो रह रही होती हैं, तो अचानक से वो एरिया क्या हो जाता है, उनके जहाँ पे वो रहती हैं उनके लिए थोड़ा सा वो कोल्ड या हार्श वेदर हो जाता है। तो जिस वजह से जो है वहाँ पे वो एग ले नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कहीं सूटेबल जो क्लाइमेट एरिया होता है वहाँ पे उनको माइग्रेट करना पड़ता है, राइट। वहाँ पे वो जाती हैं उस एरिया में और वहाँ पे अपने एग को ले करती हैं। सो दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन दियर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो जिस एरिया में वो रह रही होती है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो वेदर होता है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और हार्श हो जाता है, जिस वजह से वहाँ से उनको माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी अपनी जनरेशन को क्या होता है, बढ़ाना है। तो इस वजह से उनको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड बर्ड्स हुज कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड। यानी वो एक जगह से दूसरी जगहों पे काफ़ी लंबी उड़ान वो भरती हैं, तो उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे कि इनके एग्जांपल्स में क्या जाता है, ग्रेटर फ्लैमिंगो हो गया, ब्लू थ्रॉट हो गया, वैगटेल्स हो गया, ये कुछ जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जांपल्स हैं इन इंडिया। ओके, सो ये था आपका व्हाट इज़ माइग्रेशन। अब हम देखते हैं हम कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं पेपर को। तो पेपर का यूज़ हर कोई करता है, मोस्टली स्टूडेंट्स ही करते हैं, बट इस पेपर को बनाने के लिए हमको कितने 17 बड़े पेड़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है एक टन पेपर बनाने में। यानी इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक अ 1 टन ऑफ अ पेपर। तो लगा लो अगर हमको 1 टन पेपर बनाना है तो कितने सारे पेड़ों को हमको कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना है, हम पेपर को हम क्या करना चाहिए, हमको रिसाइकिल करना चाहिए। बजाय कि हम नए नए पेपर्स करें, उसी पेपर को हम क्या कर सकते हैं, 5 से 7 बार हम उस पेपर को यूज़ कर सकते हैं, राइट। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो कह रहे हैं कि अगर एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट अगर एक शीट पेपर को क्या करे, सेव करें, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाए, तो हम लगभग जो है 1 साल के अंदर हम बहुत सारे पेड़ों को कुर्बान होने से बचा सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी पेपर है उसको हमको सेव करना चाहिए, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। बट अगर अगर हम पेड़ों को बचाएं ना, तो अगर हम अपने पेपर को नहीं रिसाइकिल करें, रीयूज करें, तो इससे हम क्या करेंगे, इट नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। क्योंकि पेपर को बनाने के लिए आपकी केवल पेड़ ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, एनर्जीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, राइट। तो अगर हम पेपर को वेस्ट होने से बचाएं तो हम पेड़ों के साथ साथ आपकी वाटर को भी बचा सकते हैं, और जितना भी एनर्जी आपका कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रही है, उसको भी हम बचा सकते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूसेस। सो बेसिकली मोटो क्या है कि हम जो है पेपर्स को ज़्यादा ना यूज़ करें, उसी पेपर को यूज़ करें, बार बार रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, ताकि हम अपने पेड़ों को बचा सकें। पेड़ों के साथ साथ जितने भी उस पेपर को जब बनाते हैं उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, पेड़ों को बचा पाएंगे, एनर्जी और वाटर इन सबको बचा के अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट देते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी आपके डिफॉरेस्टेशन से, यानी जहाँ पे कि हम पेड़ों को काट रहे थे। और अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो नुकसान तो हम सभी को झेलना पड़ेगा, बट अगर हम चाहते हैं नेचर में बैलेंस हो, तो हम जितने पेड़ काट रहे हैं हमको उतने ही पेड़ क्या करने चाहिए, लगाने भी चाहिए, ताकि नेचर का बैलेंस क्या रहे, आपका बना रहे। सो डिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ अ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। यानी अगर हम किसी पेड़ों को डिस्ट्रॉय हो रहा है आपका फॉरेस्ट, तो हम उतने ही नए पेड़ लगाएं उसी स्पीशीज़ के, राइट। जिस स्पीशीज़ के पेड़ हम, क्योंकि उसका भी अपना एक रोल है, उसके एक्सटेंशन को हमको बचाना है। अगर हम एक ही स्पीशीज़ के प्लांट काटे जा रहे हैं तो उसको तो एक्सटेंशन हो जाएगा, उसका रोल ही ख़त्म हो जाएगा, और उसका भी कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होगा आपके इकोसिस्टम में। बट अगर हमको बचाना है तो जिस स्पीशीज़ के पेड़ को हम काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उसी स्पीशीज़ के फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को हमको क्या करना है, वापस से लगाना है। एंड वी शुड प्लांट ऑफ एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। यानी जितना काट रहे हैं उतने हमको लगाना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है।
रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ़ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो ये कह रहे हैं एक तो आपका मैन मेड हो गया रिफॉरेस्टेशन, और एक क्या होता है आपका रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस नेचुरली नेचर के द्वारा खुद ही हो जाती है। अगर अगर हम जो है उस जो भी डिफॉरेस्टेड एरिया है अगर हम उसको डिस्टर्ब ना करें, किसी तरीके की छेड़खानी ना करें उस एरिया में, तो वो खुद ही ग्रोन हो जाती हैं। तो ये नेचुरली अगर रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो मेनली ये आपके चैप्टर में था कि हम किस हिसाब से कंजर्व करें प्लांट को, एनिमल्स को। हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और जितने भी आपके उनका हैबिटेट है, जिनका भी वाइल्ड लाइफ का, उनको हमको डिस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम अपने नेचर को बैलेंस कर सकते हैं और अपने बायोडाइवर्सिटी को अच्छा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।